नमस्कार, ये सेम इन्फो क्लब में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पे फिक्सेशन ऑफ रीएम्प्लॉयड एक्स सर्विसमैन एक लॉन्ग पेंडिंग इशू है। जैसे कि आप जानते हैं कि 1986 से लेकर अभी तक जो एनिमलीज चल रहा है वो अभी भी रिजॉल्व नहीं हो पाया ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव इंडोरेंस। 1958 में फर्स्ट टाइम जब पे फिक्सेशन मोडालिटीज़ बनाया गया इंडिपेंडेंट इंडिया में एक सर्विसमैन के लिए और रीएम्प्लॉयड पेंशनर्स जो भी अदर कैटेगरीज भी कोई है उनके लिए भी, जैसे कि बीएसएफ से भी बहुत कम उम्र में लोग रिटायर होते हैं तो उनके लिए भी ये चीज़ें एप्लीकेबल है। तो जैसे कि सीएपीएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बहुत सारे जो आर्म्ड सर्विसेज है, आर्म फोर्सेस नहीं है, पैरामिलिट्री सर्विसेज है, वहाँ का भी लोग, उनके लिए भी ये चीज़ें लागू है। तो इसमें क्या पहले क्या रूल था कि आपका जितना सर्विस था उतने इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट दे करके आपका रीएम्प्लॉयड पोस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का सर्विसेज में भी, गवर्नमेंट सर्विसेज में आपका पे फिक्स होता था। उसमें एक हार्डशिप का क्लॉज था। हार्डशिप का क्लॉज सिंपली ये है कि अगर आपका पहले से अभी का पे अगर कम है तो ये हार्डशिप में ही माना जाता है मोटे तौर पे, ठीक है। इसका और भी बहुत सारे क्लॉजेस हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो जब 1958 में था, 58 से लेकर के 1986 31 जुलाई तक वो जो है इम्प्लीमेंटेड रहा और उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। शुरुआत में कुछ पोर्शन ऑफ पेंशन जो है उसमें से इग्नोर करके बाकी जो है आपका पे फिक्सेशन जितना होता था उसमें से रिड्यूस किया जाता था, डिडक्शन होता था। पर अभी 1983 में जब आया तो डिडक्शन भी बंद हो गया, फुल्ली इग्नोर्ड हो गया। 1986 में जब आया तो ये जो पे फिक्सेशन ऑर्डर रिवाइज हुआ और जेसीओज वार एंड ऑफिसर्स दोनों कैटेगरी के लिए अलग अलग मोडालिटीज़ ऑफ फिक्सेशन बनाया गया, जो कि टोटली डिस्पैरिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन से भरा हुआ है। अब वो क्या डिस्क्रिमिनेशन है एक बार हम देखेंगे डीओपीटी का वेबसाइट में जाकर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डीओपीटी का वेबसाइट है और यहाँ पे हम चलेंगे डीओपीटी का वेबसाइट में। ये 1986 का 31 जुलाई 1986 का ऑफिस मेमोरेंडम है। जैसे कि आप देख सकते हैं फिक्सेशन ऑफ पे ऑफ एम्प्लॉयड पेंशनर, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए सेंट्रल सिविल सर्विसेज फिक्सेशन ऑफ पे ऑफ रीएम्प्लॉयड पेंशनर्स ऑर्डर 1986, ये जब पब्लिश हुआ यहाँ पे देखिए पैरा 4 में मोडालिटीज़ ऑफ फिक्सेशन ये दिया गया। तो सीधा चलते हैं पैरा 4 में। पैरा 4(3) हो गया, ये हो गया पैरा 4, फिक्सेशन ऑफ पे ऑफ रीएम्प्लॉयड पेंशनर्स। Re-employed pensioners shall be allowed to draw on pay only in prescribed scale of pay for the post in which they are re-employed। यानी कि आप जिस पोस्ट में री-एम्प्लॉय हो रहे हैं सिविल में, चाहे आप सिविल मेजर से रिटायर हो रहे हैं और एक एलडीसी में ज्वाइन कर रहे हैं या फिर रेलवे में ग्रुप डी में ज्वाइन कर रहे हैं, तो ग्रुप डी का जो पे है एक कॉलेज पास आउट 20 ईयर्स 21 ईयर्स का 18 ईयर्स का बच्चे जो पे ड्रॉ करेंगे, आपका 34 ईयर्स सर्विस क्यों ना हो तब भी आपको वही पे लेना पड़ेगा। आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसका कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है, सिंपली ये कहता है। अच्छा, अब देखिए पैरा 4B1 में कह रहे हैं इन ऑल केसेस व्हेन द पेंशन इज फुल्ली इग्नोर्ड द इनिशियल पे ऑन रीएम्प्लॉयमेंट शैल बी फिक्सेस एट द मिनिमम ऑफ द स्केल ऑफ पे ऑफ द रीएम्प्लॉयड पोस्ट। पैरा 4B1 में कह रहे हैं कि जहाँ पे आपका पेंशन फुल्ली इग्नोर्ड है उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका पे फिक्सेशन होगा रीएम्प्लॉयड पोस्ट का जो पे है उसमें। 4B2 में कह रहे हैं इन केसेस व्हेन द एंटायर पेंशन एंड पेंशनरी बेनिफिट्स आर नॉट इग्नोर्ड, जहाँ पे इग्नोर नहीं किया गया। देखिए ये कितना पेचीदे है, इसमें सीधा सीधा नहीं बता सकते हैं। सीधा सीधा बताने से उसी समय ये ऑर्डर कैंसिल होना था, क्योंकि इतना पेचीदे, इतना कम्प्लेक्स करके ये बताया गया कि जो साइन कर रहे हैं उनका भी दिमाग में ये घुसा नहीं होगा। केवल मात्र जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जिनका जो पर्पसफुली इस चीज़ को बनाया हुआ है डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करने के लिए, उसी को समझ में आएगा। पैरा 4B2 में कह रहे हैं कि जिनका पेंशन इंटायरली इग्नोर नहीं किया गया उनका
पेंशन, उनका जो पे होगा फिक्स होगा एज पर लास्ट पे ड्रॉन। हाँ, लेकिन कुछ पोर्शन उनका पेंशन का इग्नोर करके बाकी जो पेंशन का इक्विवेलेंट अमाउंट होगा वो आफ्टर फिक्सेशन ऑफ पे, आफ्टर अप्लाइंग DA HRA ऑल अलाउंसेस, फिर वो थोड़ा सा जो अमाउंट है वो डिडक्शन होगा। तो यही चीज़ें देखिए कितना घुमा फिरा के बताया गया, 3-4 पैरा में ये बताया गया। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये जो चीज़ें हैं इसको सीधा सीधा भी बता सकते थे, पर सीधा नहीं बताया गया, घुमा फिरा करके बताया गया ताकि आसानी से लोगों को समझ में ना आ पाए। और वही देखिए क्या हुआ, 1986 से लेकर के लोग बिल्कुल चुप रहे, बल्कि 1992 में भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, रविंदर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ऑर्डर था। उस ऑर्डर का बेसिस पे पे फिक्सेशन लास्ट पे ड्रॉन में हुआ है, पर उसमें कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया था जो कि सब लोगों से सिमिलरिटी नहीं है। पर देखिए जब RTI एक्ट 2005 लागू हुआ, इंटरनेट इजीली अवेलेबल हुआ, 6CPC इम्प्लीमेंट हुआ और बहुत सारे ऑर्डर्स अमेंडमेंट आने लगा, तो उसमें एक 2010 में पे फिक्सेशन ऑर्डर का एक अमेंडमेंट आया जिसमें मोडालिटीज़ वही सेम था, इंटरप्रिटेशन का जो लैंग्वेज था उसमें लोगों को ऐसे लगा कि अब शायद JCOs को भी मिलेगा लास्ट पे ड्रॉन में पे फिक्सेशन। तो लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया। जब अप्लाई करना शुरू कर दिया तो दूसरी जो एम्प्लॉयर तरफ से रिजेक्शन आया, फिर जब रिजेक्शन आया कैट केस भी हुआ, कई सारे कैट केस भी हुआ। और कैट तो क्लियरली वही बताएंगे, देखिए आपका जो जुडिशियल बॉडी है, जुडिशियल बॉडी वही चीज़ बता सकते हैं जो रूल ऑलरेडी है और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। यही जुडिशियल बॉडी का काम है कि इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं या नहीं। तो जब 31 जुलाई 1986 का पे फिक्सेशन ऑर्डर जो आपको मैंने अभी अभी दिखाया, उसमें क्लियरली ये बताया गया कि JCOs को नहीं मिलेगा। कमीशन ऑफिसर्स अगर आप हैं तो आपको फुल छूट है, आपको लास्ट पे ड्रॉन में ही मिलेगा। ठीक है, अगर आप कमीशन ऑफिसर रैंक से रिटायर कर रहे हैं, सिविल में रीएम्प्लॉयड हो रहे हैं, तो आपको लास्ट पे ड्रॉन में पे फिक्सेशन मिलेगा। वही आप सेम एक ही एयरफोर्स से, नेवी से या आर्मी से रिटायर हो रहे हैं, आप अगर JCOs हो रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा। आपका एक्सपीरियंस का कोई वैल्यू नहीं है, आपका फैमिली बर्डन, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एवरीथिंग इज इग्नोर्ड, इसका कोई वैल्यू नहीं है गवर्नमेंट के पास। तो फाइनली क्या हुआ, इस चीज़ को जब DOPT, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और जो भी नोडल एजेंसीज है सबके सामने जब लाया गया तो उनका कहना ये था कि हाँ डिस्पैरिटी तो है, और उस डिस्पैरिटी को उन्होंने स्वीकार किया। फिर एक मोडालिटीज़ ऑफ पे फिक्सेशन यूनिवर्सल जो कि JCOs ऑफिसर्स ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D सभी कैटेगरी से जो लोग रिटायर हुए सबके लिए एक जैसा, वन इंडिया वन रेगुलेशन, इसका एक प्रपोजल बनाया गया। जिस प्रपोजल का सभी जो स्टेक होल्डर्स है, यानी कि DOP एंड PW जो कि पेंशन का देखरेख करते हैं इंडियन गवर्नमेंट का, उनके पास भेजा गया। DESW मिलिट्री पेंशनर्स का रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है वहाँ भेजा गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भेजा गया, DGR का पास भेजा गया, मिनिस्टर ऑफ फिनांस में भेजा गया, और DOPT अथॉरिटी तो है ही। तो सभी ने इस चीज़ को सम्मति जो है अपना यहाँ पे एक्सप्रेस किया, उनका एग्रीड है। कुछ अमेंडमेंट भी किया, कुछ मॉडलिटीज़ में कुछ चेंज भी हुआ, जैसे कि प्री रिटायरमेंट पे कौन कौन सा होगा, कौन कौन सा प्री रिटायरमेंट पे में काउंट होगा, क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ उस पर डिटेल में लिखा था। जो ड्राफ्ट एक सर्विसमैन एसोसिएशन जब फॉर्म हुआ 2017 में, तब से उनको भी शेयर किया गया, और एलेक्सा का जो मेंबर्स है उन्होंने काफ़ी एफर्ट लगाया। उनका एफर्ट का बदले थी ये जो मोडालिटीज़ चेंज का जो बात मैं कर रहा हूँ, ये जो ड्राफ्ट बनाया गया उनका बहुत सारा एफर्ट था। उनका जो कमेटी मेंबर्स है, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उनका जो कार्यकर्ता लोग हैं, वो लोग कई बार अप्रोच किया मिनिस्टर ऑफ फिनांस से, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से, DOPT से, बार बार जब अप्रोच किया, बार बार मीटिंग के बाद फिर वो मोडालिटीज़ फाइनली ड्राफ्ट में आया, और वो ड्राफ्ट अप्रूव के लिए सभी जगह से जब आ गए और फाइनली
फिनेंस का जो सेंक्शन जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है वो सेंक्शन में जाके रुक गया। ठीक है, तो दोस्तों आप जानते हैं कि एरेक्सा का एक बहुत बड़ा रोल था इसमें, जो कि एरेक्सा का वजह से ही आज जो भी रीएम्प्लॉयड एक्स सर्विसमैन का जो पे फिक्सेशन ऑर्डर का एक मोडालिटीज़ चेंज का जो भी स्टेप्स लिया गया डीओपीटी का द्वारा, ये टोटली ड्यू टू एरेक्सा। क्योंकि एरेक्सा का जो एफर्ट है इसको आप जो है डिसएग्री नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो बार बार जब उनके पास मीटिंग का बाद जब ये चीज़ें कन्विंस करवाया गया कि देखिए यहाँ पे एक क्लियरली एक बड़ी क्लियर, और कोई छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि यहाँ पे एक डिस्पैरिटी है, यहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस को ये चीज़ समझ में नहीं आया। ये जो फाइल है कई बार रिटर्न आते हैं और ऐसी सिली टाइप का ऑब्जर्वेशन वो लोग डालते हैं जो कि जस्ट ये किसी को भी समझ में आ जाएगा कि ये एक रेड टेपिज्म है, ये जस्ट डिले का एक प्रोसेस है। तो दोस्तों अभी हम लोग एक डिले प्रोसेस का शिकार है। ये गॉड नोज ये फाइल कब तक अप्रूवल हो करके आएगा डीओपीटी के पास। पर देखिए एक्सपेक्टेशन से ही तो इंसान जीते हैं, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी जिस सिचुएशन में है और एरेक्सा जैसे एक्टिवली उनके साथ कांटेक्ट रखा हुआ है ताकि एक बहुत जल्द ये फाइनलाइज हो जाए और सभी एक सर्विसमैन रीएम्प्लॉयड एक सर्विसमैन हैं जो भी सफ़र कर रहे हैं, कई लोग तो रिटायर भी हो चुके हैं, ठीक है, सबको ये बेनिफिट मिले। ठीक है, तो जब तक ये मिनिस्टर ऑफ फिनेंस से फाइनलाइज हो करके नहीं आ रहे तब तक तो हम लोग इसका कुछ भी क्लियर करके बता नहीं सकते कि कब होगा कब नहीं होगा और क्या फाइनलाइज होगा। मोडालिटीज़ में देखिए एक तो समानता आएगा, ये जरूर है कि अब ऐसे नहीं रहेगा कि ऑफिसर्स को कुछ मिलेगा जैसे उस वर्क को चीज़ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। जो भी होगा सबके लिए वन इंडिया वन रेगुलेशन होगा, यही एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। और देखिए आज के ज़माने में किसी को डिप्राइव करके आप नहीं रख सकते, किसी का साथ आप डिस्क्रिमिनेशन करके ज़्यादा दिन तक आप बच नहीं सकते। तो यही एक आस है, यही एक एक्सपेक्टेशन है, भरोसा भी है कि एक दिन जो अथॉरिटी है उनको समझ में आ जाएगा कि रीएम्प्लॉयड एक सर्विसमैन के साथ गलत हो रहा है और ये सही होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।